मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिनों पहले ही यूपी के जो विधायक थे, जिन्हें बाहुबली भी कहा जाता है, जिन्हें गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है, वो थे मुख्तार अहमद अंसारी। उनका इंतकाल हो गया था। उनके इस इंतकाल से पूरे यूपी के अंदर मतलब एक हड़कंप सा मच गया। शासन हो, प्रशासन काफ़ी मतलब सनसनी फैली हुई थी। अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करें तो उनकी मौत के बाद काफ़ी मतलब ऐसी आशंकाएं व्यक्त की गई उनके परिवारजनों की तरफ से कि उनकी मौत नहीं हुई, बल्कि उन्हें जेल के अंदर जहर देकर मारा गया है। ये आरोप किसी और ने नहीं, उनके भाई ने लगाया है, मुख्तार अंसारी के बेटे ने लगाया। क्या है उनके मौत की सच्चाई, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से अभी लोकसभा का चुनाव है और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मुख्तार अंसारी का अगर वो जिंदा होते तो काफ़ी अहम भूमिका निभा सकते थे लोकसभा चुनाव के अंदर। और हम आपको बता दें कि उनकी मौत के बाद से मुंबई हो या उपनगर के कई शहरों के अंदर उनकी दुआएं मग़फ़िरत के लिए मतलब दुआओं का एहतमाम किया जा रहा है। और ऐसे ही दुआओं का एहतमाम आज कल कौसा में, जहां समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, और समाजवादी पार्टी के कलवा मुमरा के जो अध्यक्ष है अब्दुल मन्नान शेख, उन्होंने मतलब एक आयोजन रखा था दुआओं का, जिसमें आज काफ़ी लोग शरीक हुए और उन सभी लोगों ने मुख्तार अंसारी की मग़फ़िरत की दुआएं मांगी है। और तो आइए हम बात करेंगे जो कलवा मुमरा के विधानसभा के अध्यक्ष अब्दुल मन्नान शेख, वो अपने साथियों के साथ यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जिस संदिग्ध अवस्था के अंदर मुख्तार अंसारी की मौत हुई, इस बारे में उनका क्या कहना है। मन्नान भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, जिस तरीके से पिछले दिनों मुख्तार अंसारी, जिन्हें बाहुबली भी कहा जाता है, एक गैंगस्टर भी कहा जाता है, और बहुत से लोग उन्हें गरीबों का मसीहा भी करते हैं, और जिन हालात में जेल के अंदर मतलब उनकी तबीयत बिगड़ती है, उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, 9 डॉक्टरों की टीम उनकी देखरेख में लगती है, उनके इलाज में, फिर भी उनकी मौत हो जाती है। उनके घर के लोगों का कहना है कि उनकी मौत जो है मतलब पॉइजन देने से हुई है। काफ़ी आशंकाएं व्यक्त की जा रही है लोगों के द्वारा, उनके परिजनों के द्वारा। आपको क्या लगता है उनकी मौत का कारण क्या है? मोइन भाई, आपका मुमरा समाजवादी पार्टी कार्यालय में मैं स्वागत करता हूँ अपनी पूरी टीम के साथ। देखिए, जो निधन हुआ है, जो मौत हुई है मुख्तार अंसारी की, ये बड़ा दुखद है। देखिए, मौत तो सबको आनी है, मौत तो बरहक है, मौत से कोई नहीं बच सकता। जितने लोग जिंदा हैं, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, जितने लोग दुनिया में आए, अल्लाह ताला सबको मौत का मजाक चखना है। लेकिन इस तरह की मौत की अदालत की कस्टडी में, अदलिया के कस्टडी में हो, पुलिस की कस्टडी में हो, इस तरह से जब आजकल एक काम हो गया है, खासतौर से मुसलमानों का जो इस तरह से मौत हो रही है, और मौत हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं पूरे कौम, पूरे मिल्लत को इस बात का शक और शुबा है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ जो है इस तरह का कि हत्या का, लोगों को हत्या की बू आ रही है। भाई, पिछले रमज़ान में जिस तरह से अतीक खान का हुआ, पुलिस की कस्टडी में, पुलिस के सामने 2 बंदे आकर के और खुलेआम मार करके चले आते 2 बच्चे, आज तक कोई इंक्वायरी नहीं। इंक्वायरी में किसी को भी कोई भरोसा नहीं रह गया, इंक्वायरी में कोई किसी को यकीन नहीं रह गया है आज। लेकिन अतीक खान के बाद जब ये बार बार कह रहे थे मुख्तार अंसारी एक नेकदिल आदमी से, नेकदिल शख्स थे, बड़े खुशदिल मिजाज थे, गरीबों के मसीहा थे, और सबके, गरीब अमीर सबको जो है, सबको एक समान देखते थे। और उनका जो जिस तरह से अभी इसके पहले आपने देखा होगा, 4 दिन पहले मुख्तार अंसारी की आज भी वायरल हो रही, उनके बच्चे की, उमर अंसारी की एक वायरल वीडियो चल रही है कि उन्होंने खुद कहा था कि मुझे स्लो पॉइजन दिया गया, मुझे जहर दे दिया गया। आज मेरा बॉडी मुझको जवाब दे दिया, सिर्फ मेरी रूह है। तो ये इतना कह रहा है आदमी, उसके बाद भी गवर्नमेंट जो है कान पे कान रख के सोई हुई है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि उनके जीते जी उनकी पूरी इंक्वायरी होना चाहिए थे। इतने नहीं, उनके भाई अफजाल अंसारी जब गए हैं तो उनको हॉस्पिटल में मुलाकात हुई है, हॉस्पिटल में होश में थे, और इन्होंने कहा भी था कि भाई जो डॉक्टर था, वो डॉक्टर कोई सर्जन था ऑर्डिनरी, तो इन्होंने उससे कहा कि भाई आपका वो केस है, तो उसने कहा मेरा केस नहीं है, मेरी एक टीम है, मैं टीम से फ़ोन करके इनका जो है इलाज कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा भी हो रहा है। पहले बेहोशी की हालत में थे, होश में आए, और 2 घंटे के बाद वो बोला मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं अच्छे डॉक्टर के, अच्छे हॉस्पिटल के इनको जो है रिफ़र करूँगा। अफजाल अंसारी ने कहा कि भाई अगर कहीं बड़े डॉक्टर, बड़े इलाज की जरूरत हो, इनका परिजन जो है, इनका परिवार वो सहन करने के लिए उसका खर्च तैयार है, हमको दे दिया जाए। सारी बात होने के बाद 2 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट आती है कि डॉक्टर उनको फिट करार देता है, और फिर से वहाँ पे जो है जेल में भेज दिया जाता है। और जब फिट करार दिया गया
तो 24 घंटे के अंदर अंदर उनको अटैक कैसे आ गया? ये जो है ये संशय बना हुआ, ये शक बना हुआ। और इतनी बड़ी अकलियत आज 20% मुसलमान जो है हिंदुस्तान में, 20% मुसलमानों को जो है एतमाद नहीं हो रहा है, ना अदलिया पे आ रहा है, ना गवर्नमेंट प्रशासन पे हो रहा है। मन्नान भाई, जो मुख्तार अंसारी की जैसे मौत, जिस तरीके से मौत हुई और जो टाइमिंग को हुई, वो टाइमिंग जो है ना कई बड़े सवाल खड़े करती है, क्योंकि आप जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव जो है वो सर के ऊपर है। 19 अप्रैल को पहला परिचरण का चुनाव होने जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि अगर वो मुख्तार अंसारी, अगर वो उनका इंतकाल नहीं होता, वो जीवित होते और लोकसभा चुनाव के अंदर वो जो अपने अरीब करीब के जो इलाके हैं, जो जिनके ऊपर काफ़ी उनका बड़ा प्रभाव है, तो वो कुछ लोकसभा की सीटों को मतलब वो कर सकते थे डैमेज? देखिए, मुख्तार अंसारी जो है उनका पूरा परिवार जो है प्रभावी है, पूरे इलाके में प्रभाव उनका रखता है, क्योंकि ये लोग बहुत नेक लोग हैं, ये मिल्कियत वाले हैं। ये अंसारी नहीं, इनका लक़ब दिया गया अंसार का। ये कई हजार बीघे के, कई हजार एकड़ जमीनों के लोग मालिक थे। इनके वालिद मोहतरम, हमने उस दिन सुना सोशल मीडिया पे, 1926 में कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे, इनके ब्रिगेडियर उस्मान ब्रिगेडियर, जिनको कि पाकिस्तान वाले बहुत चाह रहे थे कि हमारे साथ चलें, उन्होंने इनकार किया कि नहीं, मैं अपने देश के लिए लड़ूंगा, अपने देश के लिए। वो ब्रिगेडियर, उन्होंने पाकिस्तान का काफ़ी नुकसान किया था। ये लोग, इनके 7 या 8 लोग जो है देश की आज़ादी में जो शहीद हुए हैं, इनकी सारी तस्वीरें वहाँ पड़ी हुई। तो इनका दबदबा जो है वहाँ पे जो है गरीब अमीर हिंदू मुस्लिम सब में है। तो ऐसा नहीं कि इनके जाने से। एक मसला और आ रहा था बीच में, कुछ सोशल मीडिया से मैंने देखा कि कोई बाहुबली है जिसको गवर्नमेंट बचाना चाहती है, उसमें इनकी गवाही थी 18 तारीख को या कुछ 19 तारीख को। और ये डरने वाले शख्स नहीं है, ये ईमानदारी से जो था बयान देते थे, और वो बयान देने में वो बाहुबली को फंसने का खतरा था, और वो फंसने की वजह से गवर्नमेंट उसको बचाना चाह रही थी। इसलिए शक की सुई जा रही है कि वो कहीं ना कहीं कारण है। इलेक्शन का कारण मैं नहीं समझता, क्योंकि इलेक्शन का अगर कारण है तो आज इनके साथ में पूरी सहानुभूति है। और सहानुभूति का मतलब यह है कि मऊ से जहाँ इनका जो राजभर का अपना बेटा लड़ रहा है, जो इनकी पार्टी का है, बीजेपी का एक अंग है अलायंस में, उसने खुद कहा है कि ये क्रांतिकारी नेता थे और ये गरीबों को मसीहा थे। जबकि गवर्नमेंट चिल्ला रही है कि मसीहा मत बोलो, मसीहा मत बोलो, लेकिन उनके बोलने के बाद भी वो बोलता है मैं बोला हूँ और मैं अपनी बात पे अटल हूँ। तो गरीबों के मसीहा थे, और आज भी हिंदू मुस्लिम सब लोग जो वहाँ पे, इनके परिवार के लोग जो कहेंगे उन्हीं पे अमल करेंगे। अच्छा मन्नान भाई, अब थोड़ा लोकसभा जो चुनाव होने जा रहे हैं अगले महीने से, थोड़ा हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। जिस तरीके से आपने भी सुना होगा कि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मतलब वो 400 अब की बार 400 पार का जो नारा दे रहे, तो कितनी सच्चाई लगती है उनके इस नारे के अंदर आपको? क्या तीसरी बार एक बार फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, या झोला उड़ा के चलने के टाइम आ गया उनका? देखिए, वो जो 400 पार के जो आवाज कर रहे हैं, जमीन उनके पैर से खसक गई है। हाँ। और 400 क्या, मैं समझता हूँ कि 200 भी पार नहीं होंगे, और बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। हाँ। अगर बीजेपी की सरकार तोड़ मोड़ के बनी भी, तो नरेंद्र मोदी जी है प्रधानमंत्री नहीं बन के, क्योंकि ये जो ईडी और आईटी और जिस तरह से इन्होंने इस्तेमाल किया है, आज आप देखिए उद्धव ठाकरे ने आज भी बोला, और आज पूरा अलायंस, इंडिया अलायंस जो है दिल्ली में जमा हुआ था, इतनी बड़ी पब्लिक, इतनी बड़ी भीड़। आज उद्धव ठाकरे ने वहां से ऐलान किया 400 पार नहीं है, बल्कि ये तड़ी पार है आपकी, और तड़ी पार है। देखिए, पुलवामा जैसा पिछली मरतबा एक वाकया हो गया था, उसका इनको फायदा हुआ था। कहीं ना कहीं इस तरह के लोग कुछ अगर नहीं कराए, अगर कुछ नहीं हुआ, तो अब की बीजेपी की सरकार नहीं आने वाली है। इवन यूपी की भी जो रिपोर्ट आ रही है, यूपी में भी ये 50 के अंदर जा रहे हैं, जहाँ 64-72 थे, आज 50 के नीचे जा रहे हैं। महाराष्ट्र में तो इनको बहुत बुरा हाल है, और राजस्थान में इनका बुरा हाल है। कर्नाटक में हरते कहाँ से 200 पार भी नहीं हो रहे हैं। हम भी तो सोशल मीडिया को देख रहे हैं। तो अब की सरकार बीजेपी की नहीं आएगी, इंडिया अलायंस की सरकार आएगी, और इंडिया अलायंस में हमारी पार्टी समाजवादी अखिलेश यादव ने भी, सबसे पहले अखिलेश यादव ने हाथ बढ़ाया, और हमारे अबू आसिम आदमी साहब ने यहाँ महाराष्ट्र में इनका पूरा सपोर्ट करने का किया है, और इंशाअल्लाह इंडिया की अपनी सरकार बनेगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मन्नान भाई ने काफ़ी एक अच्छी तरीके से समझाया आपके किस तरीके से मतलब मुख्तार अंसारी का काम था, जिन्हें गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। ये और बात है कि उनके जो मुखालिफ लोग थे वो उन्हें गैंगस्टर, बाहुबली, पता नहीं किन किन नामों से उन्हें नवाजते थे, लेकिन सचमुच तो ये है कि वो गरीबों के बहुत ही बड़े मददगार थे, उनके मसीहा थे। और उनकी फैमिली तो का एक इतिहास रहा है कि देश की आज़ादी में किस तरीके से उनकी फैमिली के लोगों ने, उनके पुरखों ने किस तरीके से अपनी भूमिका निभाई और देश को आज़ाद कराने में काफ़ी अपना बड़ा योगदान दिए। आप देखिए, मन्नान भाई के बाद अब हम बात करेंगे एहतेशाम भाई से, वो भी उनके बगल में खड़े। एहतेशाम भाई, क्या लगता है लोकसभा चुनाव के अंदर, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो स्टेट काफ़ी बड़ा, सबसे बड़ा स्टेट है यूपी,
भारत का, जहाँ पे 80 लोकसभा की सीटें आती है, तो आपको क्या लगता है क्या होने जा रहा है यूपी के अंदर? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यूपी में जो ज़्यादा सीटें लेके आता हो तो वही दिल्ली में उसी पार्टी की सरकार बनती है। आप कैसे देखते हैं लोकसभा के चुनाव को, और खासकर यूपी में क्या होने जा रहा है, ये मैं आपसे समझना चाहूँगा। यूपी में तो बहुत अच्छा जो है रिस्पांस है समाजवादी पार्टी का। हमारी पार्टी काफ़ी अच्छा काम भी कर रही है, और ये जो कुछ ये लोग भाजपा वाले कर रहे हैं, बीजेपी वाले जो इस तरह का काम कर रहे हैं, इस तरह हरकत कर रहे हैं, उनको लग रहा है, उनको डर है, ये लोगों से बहुत डर था इनका डर था कि इनका पूरे उत्तर प्रदेश में असर है, उत्तर प्रदेश का पूरा हिंदुस्तान में इनका असर है। अगर ये जो है समाजवादी का प्रचार किए और प्रचार में जो है इनका काफी बड़ा रोल रहा, तो इनको जो है इनकी जमीन हिल जाएगी। इस बार जो है भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और मायावती क्यों नहीं इंडिया गठबंधन में शामिल, उसके क्या कारण हो सकते हैं? मायावती का मामला जो है भाजपा ने उसको जो है अपने हिसाब से जो है जो उनका फाइनेंशियली मामला है, जिससे होता है ईडी वगैरह को डरवा और धमका के उनको जो है उसको चुपचाप बैठा हुआ है। अच्छा, देखिए बीजेपी का मामला ऐसा है कि जब जैसे अभी कीर्तिकर का बेटा अमोल कीर्तिकर जैसे उसको टिकट डिक्लेयर करता है उद्धव ठाकरे, जैसे टिकट डिक्लेयर करते हैं दूसरे दिन ईडी पहुंच जाती है। जिसको पहले क्या करती है बीजेपी, पहले उनको फुसलाती है पैसे से, फिर उनको जो है डराती है, डराने के बाद नहीं होता तो फिर ईडी और आईटी भेज देती है। यही डर से अभी आपने पूछा हमारे साथी से मायावती जो डर गया वो नहीं आया, जो नहीं हमारे अखिलेश यादव नहीं डर रहे हैं, अखिलेश यादव नहीं डर रहे हैं, जो अपना लालू यादव उनका परिवार नहीं डर रहा है, राहुल गांधी भी नहीं डर, राहुल गांधी नहीं डर रहा है। आज मैं उस पार्टी के नहीं हूँ राहुल गांधी की, लेकिन राहुल गांधी के लिए मैं तारीफ करना चाहूंगा। पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा नेता, अकेला नेता है जो कि मोदी की नाक में दम किया हुआ है, और मोदी उससे बहुत परेशान है। और इसलिए मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि मोदी को पूरी तरह से मालूम है कि उसका रिजल्ट जो है निगेटिव आने वाला है। वो ईडी और पीडी अब नहीं, अब जनता समझिए। और सबसे बड़ा घोटाला आज मैं बोल रहा हूँ कि बीजेपी ने जो है एक वो खोल करके रखा, क्या बोलते हैं कि घोटालों का, कि हाँ जो घोटाला करके आते हैं सबको अपने उसमें पार्टी में, उसमें घोटालेबाज जो है जितने उनको अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। और आज उनकी पोल खुल गई है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से जितना बड़ा घोटाला 6000 करोड़ आज सबसे कैसा चंदा दो, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला जो है बीजेपी ने किया है। आज मोदी को ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती कोई नहीं देखता है, आज जनता जाग चुकी है। और ये घोटाला सबसे बड़ा घोटाला, और ये घोटाला ही जनता के दिमाग में धीरे धीरे बैठ रहा है। और महीना डेढ़ महीना पूरी जनता जिस तरह से इमरजेंसी में जवाब दिए थी कांग्रेस का, उसी तरह से भी बीजेपी के जवाब देगी। और इंशाअल्लाह इंडिया अलायंस जो है, इंडिया अलायंस नहीं बोलते वो इंडी बोलते हैं, उनको शर्म आती है इंडिया बोलने के लिए, और उनके पत्रकार भी इंडी बोलते हैं। आज हम यहाँ से अवहेलना करते हैं कि जो है इनको शर्मा रहे हैं, इंडिया के नाम से शर्मा रहे हैं। आज इंडिया अलायंस आएगी और सरकार बनाएगी। अब आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा मनन भाई, कि जिस तरीके से मोदी साहब जो कहते हैं कि आपकी बात 400 पार, तो और दूसरी तरफ देखने में आ रहा है कि मतलब वो जो विपक्षी जो नेता लोग हैं उनके खिलाफ ईडी की जांच बिठाई जा रही है, कि 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उठा के उन्होंने जेल में बंद करके रखा है। और ऐसे लोगों से पार्टियों के साथ उनका गठबंधन हो रहा है जिनके मतलब एक सांसद भी नहीं है लोकसभा के अंदर, और छोटी छोटी पार्टियों को मतलब अपने साथ मिला रहे। तो अगर ये क्या उनका भय है, डर है, जो इस तरीके से मतलब वो कर रहे हैं, अपोजिशन के लीडरों को जेल में डाल रहे हैं, पार्टी के बैंक अकाउंट को सीज कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या अदर पार्टी। 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उन्होंने जेल के अंदर बिठा रखा है। तो क्या ये लोकतंत्र है? आपको लगता है कि यह तानाशाही? ये बिल्कुल तानाशाही है। लोकतंत्र का खात्मा हो रहा है, संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं। और देखिए विनाशकाली विपरीत बुद्धि हमारे पूर्वजों ने कहा है, अब इनका विनाश आ गया। इसलिए ये चीफ मिनिस्टर केजरीवाल आज भी चीफ मिनिस्टर हैं, जेल में से सरकार चला रहे हैं। और केजरीवाल को अंदर डालना इनके लिए सबसे बड़ी जो है, इनके मैं कल मीडिया वाले से सुन रहा था कि केजरीवाल को इन्होंने डाल करके अपनी 7 सीट दिल्ली की गंवा दी, नहीं तो 7 सीट इनकी मिलने वाली थी। तो ये जो है अपोजिशन को खत्म करना चाहते हैं। आज कांग्रेस का सारा जो है फंड आईटी के जरिए उनको जाम कर रहे हैं। भाई आप चाह रहे हो, जबकि नेहरू के जमाने में ऐसा था कि अपोजिशन को पूरा भाव दिया जाता, रेस्पेक्ट दिया जाता। अपोजिशन रहेगा तो देश चलेगा, नहीं तो मनमानी। आज ये ठोक शाही चला रहे हैं, तानाशाही चला रहे हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात हो रही है कि बीजेपी के लोग भी बीजेपी की बात नहीं करते, सिर्फ मोदी की बात करते हैं कि मोदी जी हैं, मोदी जी हैं। इनका मतलब वो तानाशाही की तरफ देश को ले जाना चाहते हैं। और तानाशाही की तरफ अगर देश चला गया तो देश का 80% जो है गरीब नौजवान जो है, गरीब मजदूर जो है तबका, पूरा उसका सत्यानाश हो जाएगा। और संविधान बदल करके ये जो चाहेंगे वो मनमानी कर देंगे। और आज मनन भाई 31 मार्च को, यानी आज ही के दिन, जो दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर
जो इंडिया अलायंस की जितने भी पार्टी गठबंधन की पार्टियां हैं, उन सबों ने मतलब एक बहुत बड़ी रैली की थी, ऐतिहासिक रैली हुई है जिसमें गठबंधन के तमाम लीडर वहाँ पे मौजूद थे और लाखों की संख्या में वहाँ पे लोग भी मौजूद थे। तो क्या लगता है आज ये जो रैली हुई है उसका चुनाव के ऊपर कितना बड़ा असर पड़ने जा रहा है? आप कैसे देखते हैं इस रैली? मैं चुनाव की नज़र से देख रहा हूँ कि बहुत कामयाब चुनाव होने जा रहा है, इंडिया के पक्ष में होने जा रहा है। और इससे पहले एक रैली तेजस्वी यादव की पटना में हुई है, बॉम्बे में भी हुई है, आज यहाँ भी हुई है। यही देख करके ये एकदम खड़बड़ा गए, एकदम से घबरा गए। आज देखिए अमित शाह का कहीं नाम ही नहीं आ रहा है। अमित शाह जो इनका चाणक्य एकदम घबराया हुआ है। आज महाराष्ट्र में इनका फैसला नहीं हो पा रहा, नहीं तो इतने चाणक्य थे कि जिसको चाहते थे हटा देते थे, किसकी नहीं सुनते थे। लेकिन आज शिंदे और अजित पवार को लेकर के घबराहट में आज उनका फैसला नहीं हो पा रहा। ये अब जो है किसी तरह से, अभी कल शिवराज पाटिल की बहू को और 3 मरतबा मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि वो, लेकिन उनका कोई असर नहीं यहाँ पे। मराठा में देखिए, मराठा इनके नाराज है, इनसे बहुत बड़ा क्लियर। दलित सबसे ज्यादा नाराज है। दलित के दिमाग में बात बैठ गई है कि 400 पार इसलिए कर रहे हैं कि संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं। तो पूरी तरह से मोइन भाई है कि ये खत्म होने जा रहे हैं, 2 महीने के मेहमान, और देश एक अच्छे लीडरशिप में चलेगा और देश तरक्की करेगा। आज देश के ऊपर इतना कर्जा लाती है कि देश को चुकाने में बहुत मुश्किल हो रहा है। तो दोस्तों, ये थे अब्दुल मन्नान शेख जो समाजवादी पार्टी कलवा मुमरा के अध्यक्ष थे। आज इनके ही नेतृत्व में आज यहाँ पे एक दुआओं का एहतमाम किया गया था, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की संदिग्ध अवस्था में उनकी मौत हुई थी, कुछ लोगों का ये भी आरोप है घर के लोगों का कि मतलब उन्हें स्लो पॉइजन दिया था, उसके चलते उनकी मौत हुई। अब ये तो जांच का विषय है, हम उसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन कई शहरों के अंदर उनकी मग़फ़रत की दुआएं मांगी जा रही है। इस तरीके की दुआओं का एहतमाम किया जा रहा है। और आज कौसा समाजवादी पार्टी कार्यालय में भी मन्नान शेख ने दुआओं का एहतमाम रखा था। काफ़ी लोग इस दुआ के अंदर शरीक हुए थे और सभी लोगों ने मुख्तार अंसारी के हक़ में दुआएं की, उनकी मग़फ़रत की दुआएं की। और साथ ही साथ हमने मन्नान भाई से और एहतिसाम भाई से लोकसभा चुनाव को लेकर भी काफ़ी तीखे सवाल किए, लेकिन बहुत ही अच्छा उन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। हम यह उम्मीद करते हैं कि ये न्यूज़ आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप अपना कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन अबू बकर के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।